दोस्तों नमस्कार, गोस्वामी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास यूएस पेडागॉजी से संबंधित है। यदि आप इसके पहले की क्लास ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें ताकि आगे के प्रश्नों को हल करने में कोई भी समस्या ना हो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों हम लोग 36 से स्टार्ट करते हैं। तो 36 का क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर दिया गया है, बंगाली मुख्यतः पश्चिम बंगाल और झारखंड में बोली जाती है। बी नंबर दिया है, मलयालम केरल में बोली जाती है। और सी नंबर दिया है, उर्दू लगभग पूरे भारत में बोली जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया है, ए बी सही है या बी सी सही है या फिर ए सी सही है या फिर ए बी सी तीनों सही है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 36 में बोला गया है कि कथन पर विचार करना है। तो इसमें बंगाली जो होती है मुख्यतः पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, ये बात 100% राइट है। तो ये नंबर हमारा राइट हो जाएगा। मलयालम जो है केरल राज्य में बोली जाती है, ये भी बात सही है। उसके बाद उर्दू जो है लगभग पूरे भारत में बोली जाती है, तो ये भी बात सही है। तो 36 का हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ए बी सी तीनों राइट हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। तो 36 का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद ब्रेल लिपि के बारे में है। ब्रेल पद्धति या लिपि के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ब्रेल पद्धति जो है, जो नेत्रहीन बालकों के लिए होती है, उसमें आपको विचार करना है। ए नंबर दिया है, इस पद्धति का विकास नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल ने किया था। या फिर नेत्रहीनों की सुविधा के लिए 8 डॉट्स वाली ब्रेल लिपि का विकास किया गया है। तो इसमें ए और बी दोनों कथन दिए गए हैं। इसमें से उपरोक्त कथनों का में कौन सा कथन सही है। या तो ए सही है या तो बी सही है या ए बी दोनों सही है या फिर ना तो ए और ना तो बी सही है। तो जो ब्रेल लिपि थी दोस्तों, ये लुइस ब्रेल द्वारा ये इस पद्धति का आविष्कार किया गया था। और ये नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद बी नंबर, नेत्रहीनों की सुविधा के लिए 8 डॉट्स वाली ब्रेल लिपि का विकास किया गया था। तो ये भी बात हमारी सही है। तो ए बी दोनों हमारे राइट हो जाए आंसर हो जाएंगे। तो जो हमारा दिया है थर्ड ऑप्शन में ए और बी दोनों, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 37 का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 38 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 38 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए नंबर दिया है, संथाल, उरांव और मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। या बी दिया है, भारत में जनजातियों में सबसे बड़ी गौड़ जनजाति है। या सी नंबर दिया गया है, नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है कूट के माध्यम से, ए बी या बी सी या फिर ए सी या फिर ए बी सी। तो 38 का देखते हैं हम लोग। 38 में जो होता है, 38 में संथाल संथाल संथाल, उमराव और मुंडा जनजाति जो होती है वो झारखंड में निवास करती है। ये बात सही है। ये संथाल जनजाति है, उमराव जनजाति है और ये मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड में निवास करती है। तो ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद भारत में जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति जो होती है वो गौड़ होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद सी नंबर में दिया गया है, नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो नागा जो जनजाति होती है वो नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। यहीं ये लोग निवास करते हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है और मणिपुर भी यहीं है। तो ये जो नागा जनजाति है, ये नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु होता है, यहीं पर ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी तीनों। तो 38 का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। उसके बाद 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया को यह किया जाता है, यानी जिस प्रक्रिया से वो धाने को भूसे से अलग करेगा वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है फसल की कटाई, दूसरा हस्त चयन, तीसरा दिया है थ्रेसरिंग, चौथा दिया है निस्वापन। तो जो एक किसान जो है अपने क्या कर रहा है, दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, तो वो कौन सी क्रिया अपनाएगा। तो वो जो ओसाना जिसको कहते हैं, निस्वापन। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सीटेड जो जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद 40 क्वेश्चन, रेत और नमक। क्या रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाता है या जाना चाहिए। क्या करना है, रेत
रेत और नमक का यदि आपको मिश्रण मिला के दे दिया गया है तो इस प्रक्रिया को अलग अलग करने के लिए कौन सा आप उपयोग करेंगे, किस पद्धति का उपयोग करेंगे? तो पहला ऑप्शन दिया गया है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन या फिर अवसादन। दूसरा ऑप्शन वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। तीसरा निस्तारण, अवसादन, वाष्पन या निस्यंदन। चौथा अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन या फिर वाष्पन। तो 40 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या? निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन के माध्यम से हम क्या करेंगे, रेत और नमक को हम अलग कर सकते हैं। रेत और नमक को हम अलग कर सकते हैं। तो 40 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 41 कह रहा है कांसे के विषय में सही कथन चुनिए। कांसे के विषय में कौन सा सही कथन है, इसको आपको चुन करके बताना है। सीटेड जो जुलाई 2013 में यह आया हुआ क्वेश्चन है। ए नंबर बोल रहा है कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। बी नंबर दिया है कांसे को तांबे तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। या सी नंबर दिया है कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे तोप तथा मूर्ति या बुत, मूर्ति को बुत भी बोलते हैं, बनाई जाती है। तो इसमें हमारा चौथा दिया गया है कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं होते हैं। तो ये हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए सी राइट हो जाएगा या बी सी राइट हो जाएगा या सी डी राइट हो जाएगा या डी ए राइट हो जाएगा? तो इसमें हम देखते हैं। तो इसमें जो दिया गया है कांसा जो है कांसा जो है लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। उसके बाद कांसे को तांबे तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, ये बात सही है। तो हमारा बी नंबर सही हो गया, ये गलत है, ए नंबर गलत है। उसके बाद कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति या बुत बनाई जाती है, ये भी बात सही। तो हमारा ये कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के क्या बोल रहा है, हल्के और अधिक मजबूत नहीं होते हैं, हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा सही कौन कौन सा हो जाएगा? ये बी नंबर जो दिया गया है कांसे को तांबे तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, ये भी बात सही है। और उसके बाद कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे तोप तथा मूर्तियां या बुत बनाया जाता है, ये भी बात सही। बी और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बी और सी दूसरे ऑप्शन में है, तो हमारा 41 का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों ये इसमें से ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ लेता है कांसे का मिश्रण है। तो कांसा जो होता है तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये अलग से भी क्वेश्चन ये आया करता है, या यूपी टेट में या सी टेट में ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। उसके बाद 42 क्या कह रहा है? मधुबनी चित्रकला के विषय में सही कथन चुनिए। 42 में मधुबनी एक पेंटिंग है जो मधुबनी नामक शहर जो बिहार राज्य में स्थित है, वहाँ पे ये पेंटिंग बहुत फेमस है और ये पेंटिंग पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो इसके बारे में दिया गया है ए नंबर में इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर दिया है इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। सी नंबर दिया है यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। अब इसमें मधुबनी, चौथा ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो अभी हम बता चुके हैं कि मधुबनी जो है बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। तो ये बात तो गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। और ऊपर के तीनों को हम जब बात करते हैं तो इसमें ए नंबर दिया गया है इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग या फिर बोल सकते हैं प्राकृतिक रंग। ठीक, प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात सही है, ए नंबर 100% राइट है। उसके बाद बी नंबर जो कहा गया है इन चित्रों में जो मधुबनी पेंटिंग होती है इसमें इंसान के चित्र बनाए जाते हैं, जानवर के चित्र बनाए जाते हैं, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि के चित्र या दिखाए जाते हैं। तो आदि के चित्र बनाए जाते हैं या आदि के चित्र दिखाए जाते हैं। तो बी नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है। मधुबनी पेंटिंग जो बहुत ही पुरानी चित्रकला है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। ये बात 100% राइट है। तो ए बी सी तीनों राइट हो जाएगा। डी नंबर जो है मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला नहीं है, ये बिहार का अति प्रसिद्ध जिला है। तो हमारा फोर्थ ये डी नंबर गलत हो जाएगा, बाकी ऊपर के तीनों राइट हो जाएंगे। तो ए बी सी जिसमें है फोर्थ ऑप्शन में है ए बी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 42 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब 43 देखते हैं हम लोग। ब्रेल लिपि का तो ये दूसरा क्वेश्चन है। ब्रेल लिपि के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
तो ब्रेल लिपि के बारे में देखिए, सीटेट फरवरी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। या बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। या इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा जो दिया गया है, कूट दिया गया है, तो ACD सही है, या ABD सही है, या फिर BCD सही है, या फिर ABC सही है। तो इसमें से फोर्थ चारों को दिया नहीं गया है। तो इसमें हम ब्रेल लिपि को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ब्रेल लिपि, ये है ब्रेल लिपि। ब्रेल पद्धति एक प्रकार की लिपि है जिसे नेत्रहीनों द्वारा पढ़ने व लिखने में छू कर व्यवहार किया जाता है। इस पद्धति का विकास नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुईस ब्रेल ने किया था। भिन्न भिन्न अक्षरों, संख्याओं और विचार चिन्हों द्वारा दर्शाए जाते हैं। यह लिपि कागज अक्षरों को उभार कर नुकीले औजार द्वारा बनाई गई थी, जिससे 12 बिंदुओं को 6-6 की 2 पंक्तियों में रखा जाता था। इनमें विराम चिन्ह, संख्या और गणितीय चिन्ह आदि नहीं होते थे। इसके बाद इनमें 6 बिंदु, यही इम्पोर्टेंट है, 6 बिंदु अर्थात डॉट्स का होने लगा, यानी 6 बिंदुओं का प्रयोग होने लगा, जो पद्धतियों में लिखे जाने लगे। कालांतर में यानी पुराने समय में 8 बिंदु होते थे। तब इसके हिसाब से इसमें हम आंसर करेंगे। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर इसमें होगा, ये मोटे कागज पर उभरे बिंदु से बनाया जाता था, ये बात सही है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित थी, नहीं ये कालांतर में 8 बिंदु का प्रयोग होता था, लेकिन इस समय ये 6 बिंदु का प्रयोग होता है। तो बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, ये भी बात सही है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ये भी बात सही है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ACD हमारा सही हो जाएगा। तो ACD हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है। तो हमारा 43 का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 44, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? तो कौन सा जोड़ा ठीक है? असम बिहू का नृत्य है या त्यौहार है, उड़ीसा भरतनाट्यम का है, या फिर तमिलनाडु लावणी का है, या फिर कर्नाटक कथक। तो इसमें जो जोड़ा ठीक है वो असम जो है बिहू का एक नृत्य बोल सकते हैं, त्यौहार बोल सकते हैं। तो ये असम में जो है बिहू मनाया जाता है। अब बात रही उड़ीसा में, तो उड़ीसा में भरतनाट्यम नहीं मनाया जाता। उड़ीसा में लावणी नामक एक त्यौहार होता है, वो मनाया जाता है। ये तो इसका ये हो जाएगा। फिर तमिलनाडु में लावणी नहीं मनाया जाता, तमिलनाडु में जो होता है भरतनाट्यम मनाया जाता है। अब उसके बाद कर्नाटक जो है, कर्नाटक कथक, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। यक्षगान होता है कर्नाटक में, यक्षगान होता है, तो ये भी बात गलत है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। असम में जो है बिहू मनाया जाता है, तो 44 का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 45, वारली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वारली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? वारली जो होता है एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान है या शहर है, किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में, या फिर बिहार में? तो वर्ली जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो हमारा 45 का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 46, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। यानी खेती करने का एक ढंग दिया गया है, उसको पढ़ना है और इस पर विचार करके ऑप्शन को आप सही करना है। तो इसमें खेती करने का जो विचार दिया गया है, इसमें बोला गया है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो तब उसे हल्का सा खोद दिया जाता है, जोता नहीं जाता, हल्का सा खोद दिया जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता। उसके बाद और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो वो कौन सी खेती होती है? सहकारी खेती होती है, या झूम खेती होती है, या सीढ़ी नुमा खेती होती है, या फिर सिंचाई खेती होती है? ये दोस्तों सीटेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा आया जाता है
क्या आता रहता है? क्या एक फसल है जिसको खाली कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं उगाया जाता। भूमि में जो खरपतवार या बाँस उग आते हैं उसको उसको क्या उखाड़ा नहीं जाता, उसको जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है, राख जो होती है उसकी उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसमें हल्का-हल्का खोदा जाता है, ना कि जोता जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। वो कौन-सी खेती होती है? तो वो होती है झूम खेती। तो झूम खेती में ज़मीन को जोता नहीं जाता, खोदा जाता है और उसको कई वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। जो खरपतवार उसमें उग आती है उसको जला कर दिया जाता है। वो जो राख होती है वो उसके उस उर्वरक का काम करती है। तो कौन-सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? वो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 46 का दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 47, 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सी राशि जो है अदिश है? निम्नलिखित में से कौन-सी राशि अदिश है? भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग। तो 47 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अदिश आ माने नहीं, दी माने दिशा, जिसमें दिशा नहीं होती वो राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती है। तो 47 का दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। यानी पूर्णिमा को कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं उनको आपको चुनना है। ये सीटेड जुलाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती पूर्णिमा को मनाया जाता है, या दिवाली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन पूर्णिमा को मनाया जाता है, या फिर होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती पूर्णिमा को मनाया जाता है, या फिर होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो इसमें से कौन सा त्यौहार है? जो तीनों त्यौहार हैं जो पूर्णिमा को ही मनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 48 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। होली जो होता है पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, रक्षाबंधन भी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और गुरु नानक जयंती भी पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो ये 48 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 49 क्वेश्चन पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में स्थित है? तो यह कस्बा अब किस राज्य में स्थित है? पोचमपल्ली एक प्रकार की एक साड़ी होती है, साड़ी में डिजाइन होती है। ये पोचमपल्ली ये जो होता है वो इलाका है, उसी के नाम पर ये साड़ी फेमस रहती है। और ये किस राज्य का भाग है? ऑप्शन दिया है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन दिया है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन दिया है केरल। तो ये जो है इस समय ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले तेलंगाना का भाग था। तो पहले ये जब क्वेश्चन आता था तो वो आंध्र प्रदेश में लगाते थे। अब ये जो 2021 में नया क्वेश्चन बना तो इसमें तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2014 में शायद ये तेलंगाना अरुणाचल उससे आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है। तो यही ये कह रहा है कि अब ये क्या के लिए प्रसिद्ध, अब यह कस्बा किस राज्य में स्थित है? तो अब यह कस्बा जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 49 का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 50 क्वेश्चन मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल में परीक्षण करने पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग आता है? सीटेड दिसंबर 2021 एकदम नया क्वेश्चन बन के आया है। मांड बोल सकते हैं कि उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन को हल्के घोल में परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है नीला बैंगनी, दूसरा ऑप्शन दिया है नीला हरा, चौथा ऑप्शन दिया है नीला काला, तीसरा ऑप्शन दिया है नीला काला, चौथा ऑप्शन दिया है नीला नारंगी। तो मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल के परीक्षण करने के लिए निम्न में से कौन सा रंग आता है? तो कौन सा रंग आता है जब मांड की उपस्थिति का जांच करते हैं? तो हमारा नीला और काला रंग आता है। तो 50 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोजाना क्लास की अपडेट मिल सके। दोस्तों अगला देखते हैं। बस दोस्तों यहीं तक था आज की क्लास। हमारी क्लास कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।